हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। अडियाला में बहन से मुलाकात के बाद बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त ट्वीट आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को ठहरा दिया। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अपनी पार्टी के मेंबरान को भी सख्त तंबीह कर दी। एनडीयू में शिरकत करने वाले पीटीआई मेंबरान पर सख्त नाराज, जबकि सुहेल आफरीदी पर भरपूर एतमाद का इजहार। फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मशवरा भी दे दिया। इस सारे इशू पर आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बानी पीटीआई की मुश्किलात का जिम्मेदार पीटीआई के सोशल मीडिया को करार दे दिया। बाहर बैठकर पीटीआई के हक में प्रोपागेंडा करके बानी के नाम पर डॉलर कमाने का इल्जाम भी लगा दिया। अहम इशू पर भी बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी। और पार्लियामेंट की खजाना कमेटियों के साथ वजारत खजाना का मुख्तलिफ सुलूक। कौमी असम्बली खजाना कमेटी को सेनेट खजाना कमेटी से ज्यादा अहमियत मिलने लगी। दोनों कमेटियों के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हैं। मोबाइल फोन्स पर भारी टैक्सेस। अली कासिम गिलानी ने मामला खजाना कमेटी में उठा दिया। मेंबरान की पीटीए पर शदीद तनकीद। चेयरमैन पीटीए ने बेबसी का इजहार कर दिया। टैक्स कोई और ले रहा है, कमेटी को बता दिया। दूसरी तरफ आईएमएफ रिपोर्ट पर सेनेट खजाना कमेटी के मेंबरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। खजाना कमेटी इजलास के अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फवाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी फवाद, शुरुआत मैं इसी से करूंगी कि आप ये बात पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर आपने की है कि पीटीआई को बाकी चीज़ों ने तो चले नुकसान जो पहुंचाया, लेकिन उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया इमरान खान को। स्पेशली वो लोग जो बाहर बैठ के इमरान खान के नाम पर आपके कहने के मुताबिक पैसे कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब तो इनको अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। फवाद, देखिए, मसला ये आ रहा है कि क्या आप मिलिटेंट हैं? आंसर इज नो। हम्म आप कैसे, क्या है, मतलब आपकी बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? आप कैसे जो है वो इस सूरत हाल का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं तो जो खान साहब से भी मिला हूँ अगस्त में, तो मैंने उनसे यही अर्ज किया है कि देखिए सर, हम तो पॉलिटिशियन, हमें स्पेस मिलेगी हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, हम्म हमें स्पेस नहीं मिलेगी हम पॉलिटिक्स नहीं कर हम्म सकेंगे। अगर हमारे सर पे कनपटी पे बंदूक लगी हुई है हम्म तो फिर तो हम नहीं पॉलिटिक्स कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर लेट से हम नहीं होते, फिर हमें रिप्लेस बंदूक वाले कर देंगे, लेकिन फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने, हम्म हम तो फिर भी प्लेयर नहीं है। सो हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि हम अपनी स्पेस क्रिएट करें, हम्म और स्पेस क्रिएट करने के लिए बहरहाल हमें एक इन्वायरमेंट बनाना है, माहौल बनाना है गुफ्तगू का। हम्म अब आपने, चले गिले हमें एस्टैब्लिशमेंट से गिले हैं, हमें हुकूमती पार्टियों से गिले हैं, यही नहीं, हमने अपोजिशन सारी से भी गिले हैं। तो राइट। किसी से तो हमने बात करना है, उनको इकट्ठा करना है, और फिर ताकि एक बफर क्रिएट हो, एक बातचीत क्रिएट हो। ये जितनी जो बाहर बैठे हुए हैं, जिस किस्म का अग्रेसिव माहौल एक बना हुआ है, इसमें खैर ये तो बात कहना गलत होगा कि सिर्फ इनकी वजह से जो है हम्म वो सूरत हाल खराब है। हमारे हुकूमती बुजुर्ग महरों ने भी जो कुछ किया है और पाकिस्तान में जिस किस्म की तलखियां बना दी हैं, वो हम्म करनी तो हुकूमत ने ही कम है। हम्म लेकिन मेरा जो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट फॉलीज। हम्म जो पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, इस लड़ाई में मीडिया का बेड़ा गर्क हो गया, जुडिशरी का बेड़ा गर्क हो गया है। हम्म पाकिस्तान के अंदर 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। हाँ। 200% इंक्रीज है एसेंशियल्स में पिछले 2.5 सालों में। हम्म तो असल में इस लड़ाई के अंदर पिस हम सब लोग गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। हम्म बाहर बैठे हुए लोगों का स्टेक नहीं है, ना हम्म उन्होंने आना है, ना उनका कोई यहाँ पे कोई, जैसे मेरा कोई बाहर स्टेक नहीं है, हमारा कोई साइकिल भी बाहर नहीं है, तो हमने क्या बाहर की हमारा इंटरेस्ट होगा। हम्म इसी तरह उन लोगों का पाकिस्तान में स्टेक नहीं है। हम्म सो दे कैन डू वट एवर दे वांट। हम्म और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो तलखियां हैं, जो सियासी टेम्परेचर है, जिसको बहरहाल नीचे लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको बढ़ाने में जो बाहर बैठे हुए पीटीआई ऑफिशियल के लोग हैं और जो उनके स्पेशली ये जो फेक अकाउंट्स के लोग हैं, इन्होंने भी बहुत रोल अदा किया है। फिर दूसरी मुसीबत ये है कि सच्ची बात ये है कि ये जो इस वक्त ज्यादातर लोग हैं हुकूमत में और एस्टेब्लिशमेंट में,
वो सोशल मीडिया को समझते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है ये काम कैसे होता है। दे टेक इट ऑन द फेस वैल्यू और फिर रिएक्शन तो हर एक ने अपनी ताकत के मुताबिक देना है। हम्म। तो ये बताएं ना फवाद के चलें हुकूमत या खान साहब के मुखालिफ जो हैं वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं उसको तो आप एक साइड पे रखें। इस वक्त जो सोशल मीडिया टीम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने अभी कहा कि हुकूमत या और लोग जो हैं वो समझते नहीं हैं कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से वर्क करता है, तो देखने को तो ऐसा लगता है कि खान साहब भी जो है वो नहीं समझते। अब सिनेरियो ये है कि या तो सोशल मीडिया को वो समझते नहीं है या वो उनके साथ वन पेज पे हैं। तो जो सोशल मीडिया की चालाकियां आप बता रहे हैं कि वो उनके नाम पर जो है वो डॉलर कमा रहे हैं, या तो खान साहब को वो बात समझ नहीं आती, या खान साहब जो हैं वो उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है अग्रेसिवनेस की, टेम्परेचर बढ़ाने की, उससे खान साहब भी जो है वो अग्री करते हैं, वो भी जो है वो यही चाहते हैं। तो ये इन्हीं दोनों सिनेरियोज में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है ना। देखो, खान साहब को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा कि एक आदमी 3 साल से जेल में है, हम्म। आप उसको महीना महीना आइसोलेशन में रख लेते हैं। वो जब एक्सेस मिलेगा वो क्या बातें करेगा, वो अग्रेसिव बातें ही करेगा। हम्म। प्रॉब्लम ये होती है कि देखो, मैं हूँ, आप हैं, रऊफ साहब हैं, हम कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हजार बातें हम करेंगे, लेकिन वही बातें हम टीवी पे तो नहीं कर देंगे ना। हम्म। हर चीज का बुनियादी तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन लोगों को ये नहीं पता कि हमने इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो किस पस मंजर में हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है ना हर बात। हम्म। आप अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरह से उनकी, जिस तरह से अभी आज आपने देखी उनकी जो बातें हुई हैं अपने एमएनए के बारे में फॉर एग्जांपल, जी। अब वो एमएनए के अगर पूरे एमएनए गद्दार हैं आपके, और हाँ। सारी पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है आपकी वो सारी गद्दारों पे है, हम्म। तो फिर आप कैसे, मतलब वो उन बेचारों को तो आपने उड़ा के रख दिया, हाँ। जलील और रुस्वा कर दिया। हम्म। आप सनाउल्लाह मस्ती खेल जैसा आदमी, जिसने एनडीयू में खड़े होके कहा कि जनाब इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, अब वो हम्म। गद्दार है। हम्म। तो मतलब आप देखें ना, एक कॉन्टेक्स्ट आपने नहीं बताया। जो ब्रीफिंग आपकी बाहर से हो रही है वो एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड एक पिन पॉइंट है कि हमने इस ग्रुप को फायदा देना है। दो ग्रुपों की लड़ाई है, जिस ग्रुप का एक्सेस होता है वो दूसरे का गला काटने की ऊपर कर रहा है, और तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम्म। सही जी। फवाद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी जो इंतहाई रीजनेबल और सेंसिबल बातें हैं, आपने कहा आपकी मुलाकात भी हुई खान साहब से, आपने उनको अगस्त में ये चीज़ें बताई भी सही, क्या वजह है खान साहब पे ये बातें असर क्यों नहीं करती? नेगेटिव चीज़ें जो मतलब ज़्यादा असर करती हैं, जो आप बता रहे हैं, जो खान साहब तक जिसको एक्सेस हो जाए वो दूसरे का गला काट देता है, तो आपकी ये सीनियर वैसेस जो हैं, तो इनका असर क्यों नहीं हुआ खान साहब पे? नासिर साहब देखिए, जो तरीके इंसाफ है ना, वो पार्टी तो 1997 से चल रही है ना, लेकिन हुकूमत में ये पार्टी तब आई है जब हम सब लोग जो पॉलिटिकल क्लास थी उसने पार्टी को ज्वाइन किया। जी। तो आप इस वक्त एक माहौल होता है, उस माहौल में आप हा हा हू हू वाले लोग अगर ज्यादा होंगे तो वो फिर कामयाबी तो नहीं हो सकती। अल्टीमेटली एक जो पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, जो बिल्कुल ज्यादती पे मबनी थे, हम सबको टूटे मुक्के मार के साइड पॉलिटिक्स से फारिग करने किया गया, हमें जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, अजीब व गरीब बातों के ऊपर जो है वो हमें नाअहल कर दिया गया। हम उसके बाद जो पीटीआई के अंदर एक जो पॉलिटिकल क्लास थी वो तो रही नहीं, अब तो सारी हाहू क्लास जो है वो आ गई। और उस माहौल के अंदर एक सैनिटी लाने के लिए भी कुछ स्टेप्स चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली जब तक नहीं होते हैं तो पीटीआई का जो माहौल है वो ये ही रहेगा, जो आप समझें कि उसको अग्रेसिव कह लें या उसको ऐसे नॉन सीरियस कह लें, बट ऑब्वियसली दिस विल नॉट सर्व पाकिस्तान, दिस विल नॉट सर्व पीटीआई एंड दिस विल नॉट सर्व इमरान खान। अच्छा, आपने जो बात अभी सोशल मीडिया पे जो आज आपने ट्वीट भी किया है कि जो बाहर बैठे हुए लोगों की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से मुश्किलात हैं, फेयर इनफ। खान साहब का जो अपना ट्वीट आया है, अब आप भी कहेंगे कि बाहर से वो हो रहा है, फेयर इनफ, लेकिन एंडोर्समेंट तो खान साहब की, उन्होंने कोट किया है कि उन्होंने उनकी बहन उज़मा साहबा मिली हैं और खान साहब ने ये बातें की, और खान साहब ने कभी उनको डिसोन भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। तो खान साहब के ट्वीट वो ज़्यादा लीथल हैं, डेंजरस हैं, या यूट्यूबर या सोशल मीडिया के जो लोग जिनको आप ब्लेम करते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक हैं? सर देखिए, 100% जो खान साहब के ट्वीट्स हैं या जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा असर है, और वो खान साहब को जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें इजाफा होता है।
लेकिन वो मैं सिर्फ आपसे ये कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए ना, वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। एक महीना एक आदमी को आपने 9x12 के पिंजरे में रख दिया और उसके बाद मुलाकात करा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने सवाए और आग के, जिन्होंने माचिस पकड़ी हुई है और आग और भड़का रहे हैं। तो मुझे आप बताइए ना कि वो क्या करेगा बात को। आप व्हाट आई मीन, आप इंसान की फितरत के खिलाफ तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। तो आप जब आप इस तरह के, उसके बाद जब बात होती है, जैसा मैं आपको पहले ये कह रहा था कि बात वहां पे हुई, जो बात हुई कॉन्टेस्ट में हुई, वो गुस्से में है आया है। जो लिखने वाले हैं बाहर, उनमें इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। मैं आपको अगर 1 मिनट 30 सेकंड लेके मैं आपको जी एक जी वाकया ये सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज। कि जब ये सलमान खान से बने ना डीजीआईबी, तो मैं और ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब एंटर हो रहे थे, वो निकल रहे थे, तो इजाज शाह साहब उन्हें मिले और उन्होंने उनको सलाम किया। तो उन्होंने कहा जी मैं इजाज शाह हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे आप, उन्होंने कहा मैं खुद डीजीआईबी रहा हूँ, तो मैं आपको ना एक मशवरा देना चाहता हूँ। हम्म। उन्होंने कहा कि देखें आप डीजीआईबी बने हैं, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन आएगी। ये इंफॉर्मेशन आपने अपने बॉस को क्या बताना है ये मुश्किल नहीं है, आपने क्या नहीं बताना ये मुश्किल फैसला है। वाह। अगर अच्छा। आप हर चीज इस तरह से बताना शुरू कर देंगे ना कि फलाने एमएनए बैठे हुए थे, वो आपके खिलाफ ये बातें कर रहे थे, वो आपकी बेगम का फलाना मजाक उड़ा रहे थे, तो आप अपने बॉस की डिसीजन मेकिंग क्लटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बाहर बंदे जो लिख रहे हैं वो कर रहे हैं, उनमें इतनी कॉमन सेंस और अकल तो होनी चाहिए कि किस चीज का इमरान खान को फायदा है, किस चीज का उन्हें नुकसान है। अगर आप इस तरह से समझें कि गालियां दे के 3 साल तो हो गए हैं, आपने बेड़ा गर्क करवा दिया है पार्टी का भी, सारे बेचारे जो यहाँ पे लोग थे। लेकिन इस पॉइंट पे एक ब्रेक जो है वो हम शामिल कर लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी बिल्कुल। जी प्लीज कंटिन्यू फवाद। आपने कहा कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, ये सोच समझ के जो है वो डिसाइड करना होगा कि आपने अपने लीडर को जो है वो कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है और कितनी नहीं। प्लीज कंटिन्यू। जी जी। अच्छा नहीं, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सारे लोग हमारे जेलों में हैं, जो कोट लखपत में या उधर, आप लोगों का या किसी का एक्सेस हो, आप उनसे पूछे ना वो उनके क्या ख्यालात हैं। वो एग्जैक्टली यही रो रहे हैं कि ये क्या ये लोग कर रहे हैं। हम्म। जो लोग बेचारे जो है यहाँ पे जेल चला जाए, जो 2-2 साल जो है वो जेलों से निकल के बाहर आए तो वो गद्दार हो गया। हम्म। वो भी आप कौन लोग हैं ना, आपका कुछ। पहली बात तो यह है कि एक आदमी है, हम्म। उसी ने अपने अकाउंट से 50 अकाउंट बनाए हुए हैं, वो सबको गालियां निकाल रहा है। और हम सब लोग जो यहाँ पे हैं जो सोशल मीडिया को ज़ाहिर नहीं समझते, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये ज्यादातर लोग जो स्पेशली 45-50 साल से ऊपर के जो सारे लोग हैं, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में, उन लोगों को कोई समझ नहीं है कि जैली अकाउंट जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके पीछे कौन है। अब एक ही बंदा जो है उसने 16 अकाउंट बनाए हुए हैं, उसने 16 बंदों के नाम से गालियां निकाली हुई हैं, तो एक बंदा सोचेगा यार ये 16 बंदे ये बात कर रहे हैं, कोई उनकी हैसियत औकात नहीं। लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। और फिर अनफॉर्चुनेटली दूसरी मुसीबत ये है कि ये जो सारे हैं ये आजकल हमें वो देखते ही एक्स है, टीवी तो कोई देख ही नहीं रहा, सेंसरशिप्स इतनी कर दी। हुकूमत ने एक और बेवकूफ़ी ये की कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर इतनी सेंसरशिप्स कर दी, और सेकेंडली उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर का सोशल मीडिया था उसको इतना कर्व कर दिया कि अब स्पेस ही बाहर वालों के लिए बची है। फवाद भाई बात पाकिस्तान के बताएं, अंदर ना आप ये अक्सर बात ये कहते हैं, पीटीआई वाले भी कहते हैं दोस्तों में, कि टीवी पे मेन मीडिया पे लेगेसी मीडिया पे बहुत सेंसरशिप है। आप मेरा ख्याल है रोज़ाना तकरीबन कोई ना कोई आप किसी चैनल पे आते हैं, आपसे मतलब हमारे जैसे दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं एंड वेरी काइंडली यू कम। आपको कभी फील हुआ है कि कभी किसी एंकर ने आपको पहले से, या हमने मतलब ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले कोई आपसे कोई रिक्वेस्ट की हो, कोई आपको एसओपीज बताए हो कि सर जी ये बात ना करना, वो ना करना, हमारी नौकरी का मसला है, हमारे चैनल का मसला है, कुछ हो जाएगा। जी आपने कभी ये फील किया है कोई सेंसरशिप आप पे है, कोई ऐसी बात जो आप ना कह सकते हो, या आपको रोका गया हो कि ये बात सर जी नहीं कहनी, कोई एनी एक्सपीरियंस सर? नहीं नहीं, हर बंदा जाके पहले कह देता है कि यार आपको पता ही है कितना बोलना है कितना नहीं नहीं, बोलना। हमने कहा है आपको, चले तो आज बुरा आप आज हमारे शो में आए हैं, कभी ये मैंने कहा आपसे कि ये आपने आपने क्या? आपका शो तो प्रो गवर्नमेंट शो है, आपको आपको किसने क्या किया? नहीं, आपको आपको कहाँ से लगते हैं, आप कैसे वैसे आसानी से इल्जाम लगा देते हैं? हुकूमत में होते थे तो भी आप हर एक पे इल्जाम ठोक ही रखते थे।
आप अपोजिशन में आ जाते हैं कि हुकूमत का शो है। आपको किसने, आप हमारा शो देखते हैं? मैं तो आपका शो हमेशा देखता हूँ, आपका शो पूरा गवर्नमेंट है, मेरा व्यू है, आप नहीं नहीं, गुस्से तो ना हो जाए। ओहो व्यू आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, ज़रा इसको थोड़ा देख ले, कहाँ से लगता है आपको? आप हुकूमत के मुखालिफ समझते हैं खुद को? नहीं, मैं हुकूमत का मुखालिफ नहीं हूँ, नहीं, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ, पीटीआई के वो साथ। तो नहीं कहते, नहीं खान और साहब मुझे ने ये कहा, मेरा नहीं ये सुने सर, तासुर है, आप वन और मेरा साइडेड ये इमरान खान तासुर साहब है के कि साथ हैं। आप प्रो गवर्नमेंट। नहीं चलें ठीक है सर, ये मुझे बताएं, आप कहते हो इमरान खान साहब के साथ हो, खान साहब ने आपके बारे में ट्वीट्स किए हैं कि आपका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है। उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। सर ये आए हुए हैं, नहीं, छपे खान हुए हैं, साहब ने ये साहब ने नहीं, कहा उन्होंने है। नहीं किया, उन्होंने नहीं किया ना, बाहर वाले जो मर्जी करते रहे। नहीं, आपको कहाँ से लगता है कि हमारा हुकूमत के ये हक में है सर? अच्छा, तो आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, आगे नहीं नहीं, चलें। आपका ये पुराना स्टाइल और है। बाद में लड़ लूंगा मैं नहीं नहीं, आपसे, सुन ले सुन ले, वो नहीं मेरी नहीं तो नहीं नहीं आपसे सर, लड़ाई चलती ये रहती है, बात मैं सुनो आपसे फवाद बाद भी, में ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप ना हमारा शो को देखा है ना, आपके पास कोई मिसाल है? ये हुकूमत को हम रोजाना करते हैं, रबिया बैठी है डेली हम शो करते हैं हुकूमत पे, हुकूमत अलहदा तंग है, आप आके किसी पे भी फतवा दे देते हैं कि फलां हुकूमत के हक में फलां खिलाफ है। अब डिबेट करें कोई, आपके हमें कोई एक चीज बताएं जो देखिए आपको लगे। गलासर साहब, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको हमारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम नहीं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं, करते हैं। आपके बारे में कोई ओपिनियन थे, और आप मेरी रिस्पेक्ट ओपिनियन करते ये थे जब है, आप नहीं। मेरी ओपिनियन ये है कि आपका जो शो है वो प्रो गवर्नमेंट है। मैं कहाँ से लगता है आपको, मैं वही पूछ रहा हूँ अब, हो सकता है मैं अपनी कंटेंट से करेक्शन करूँ। लगता है ना, जी सर, सारा कंटेंट से लगता है प्रो गवर्नमेंट। मतलब आप तो देखते नहीं हमारा शो, अब कल का बता दें क्या था हमारा कंटेंट क्या था। नहीं नहीं, मैं आपका सारा जो ट्वीट्स होती हैं या जो आपका क्लिप्स हैं वो सारे मैं देख रहा यार हूँ, मैंने ऐसी आपके बात 6 क्लिप्स तो मैंने आपके ट्वीट्स किए कल परसों, जिस पे लाखों की वो आपने वो आपने देखे, किए वो हैं, हुकूमत के हक में थे। तो मैंने रीट्वीट किए हैं। ओह तो मैं कहाँ से, आपके 6 ट्वीट्स अगर मैंने ट्वीट्स किए हैं तो इससे क्या साबित होता है मैं हुकूमत के हक में हूँ? नहीं नहीं, बैलेंस भी करना है ना, आप मेरे तो आप करेंगे, करते ही हैं, मेरे तो आपसे यार ये तो ताल्लुक है। ये कहते हैं बैलेंस नहीं, मैंने किससे डर के बैलेंस करना है यार? आज हमने आपको कहा ही थी कि आप हमें क्या अपने शो में बताना या क्या नहीं बताना। नहीं नहीं, पता ही है आप डर के मारे, आपने फवाद क्यों भाई सुन लें, आप सुन लें, आप डर के मारे खुद नहीं बात कर सकते, आप करें जो बात कर रहे नहीं हैं कर आपकी सकते, चलेगी। मैं एग्री हूँ आपसे, कैसे करते हो, तो आप यही अपने सेंसरशिप खौफ, होती है आप ना। अपने खौफ को हमारे वो पे क्यों बेचारा, इम्पोज वो करते जो हैं? सौराब है, वो आगा सरबर है, वो बेचारे सारे क्या भुगत रहे हैं, वो यही भुगत रहे तो हैं सर ना, बस आपके दौर में भुगते जो रहे, माहौल है उसके मुताबिक ही चल आपके रहा है। दौर में भुगते रहे हैं। यहाँ पे FIA के यही केसेस जिसमें बेचारे पकड़े हुए हैं आपने बनवाए थे, खान साहब के जरिए आपने अच्छा, बनवाए हमारे थे। दौर में कोई ऐसा केस नहीं हुआ, ये आपसे और सोहेल बड़ाई साहब से मेरी पुरानी लड़ाई है, ओ भाई साहब, और इसमें सारा प्रोग्राम गुजर जाएगा। हमारे दौर से आजादी साफत थी, कभी नहीं थी बस पाकिस्तान। अल्लाह माफी दे, अगर आपके दौर में आजादी साहब थी फवाद भाई, तो उसके बाद क्या रहते। चले आगे चलते हैं सर। अभी हमने देखा है कि जो इस पे इंटरव्यूज हो रहे थे, अलीमा खान साहबा के हुए हैं, फिर इसके बाद ये नूरीन साहबा के हुए हैं, आप क्या समझते हैं ये जो स्ट्रेटजी बनाई है इन्होंने? आज ये फैसल वाटर साहब ने भी बड़े सख्त ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने कहा अब आज के बाद मुलाकातें भी नहीं होंगी, वकीलों से भी नहीं होंगी, अब उनसे भी नहीं होंगी सर। तो वही बात होगी ना कि मुझे आप बताएं कि स्ट्रैटेजी का इमरान खान को, पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जब आपने अपने हाथ में माचिस पकड़ी हुई है और जो ही को अलाउ थोड़ा नीचे होना शुरू होता है, आप आग लगा के उसको और बढ़ा देंगे। देखो, सबसे जो बड़ी गलती हमसे हुई, पहले भी गलती हुई, जब खान साहब ने, पार्टी ने जो है हमें खामखा जोर दे दिया कि आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं रखना। हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात थे, वो भी हमने अपने ताल्लुकात भी तबाह किए, उसके नतीजे में हमारा नुकसान हुआ, पार्टी का नुकसान हुआ, इमरान खान का नुकसान हुआ। अब भी आप देखें इन्होंने क्या हरकत की। अब देखो, जो भी था, जो बैरिस्टर सैफ था, वो आपको अगर राब्ते का जरिया था, तो भाई आप शुक्र करें कि कोई बंदा है जो आपके साथ जो है वो राब्ता करवा रहा है, और उसका जो चीजें वो हो रही हैं। यहाँ पे एक इतनी छोटी सोच है कि चूंकि मेरा उससे इतना ताल्लुक नहीं है, तो कोई ऐसा ताल्लुक वाला बंदा ही ना हो जो दूसरे किसी ग्रुप के साथ हो, या मेरा उससे ताल्लुक ना हो, तो आप इमरान खान का भी बेड़ा गर्क कर दें। अभी की जो पॉलिसी है पीटीआई की, या जो जिस तरह से जो आज की जो ट्वीट आई है या कल की ट्वीट आई है, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इसका अगर आप लेट से पीटीआई के बहुत जाले भी हैं, तो इसका नुकसान हुआ है इमरान खान को और पीटीआई को, या फायदा हुआ है? जिस तरह अभी आपने फैसल वाडा की बात सुनाई है कि ये भाई इख्तियार उनके पास है, वो पाबंदी लगा देंगे, आप नहीं मिल सकेंगे 3 महीने। अदालतें 26वीं तरमीम आप नहीं रुकवा सके, 27वीं तरमीम आप नहीं रुकवा सके,
पहले कम से कम इमरान ये अपना जब इमरान खान थे, बैरिस्टर सैफ थे, फैसल थे, को आते जाते थे, को पता चलता था अंदर क्या हो रहा है, कोई बात हो रही। आपने उन सब लोगों को जो those people who could have made फवाद भाई this आपने happen, ठीक बातें की हैं, जैसे आप हमें समझते हैं हम हुकूमत के लोग हैं, ऐसे वो फैसल के बारे में, बैरिस्टर के साहब के बारे में, सैफ के बारे में, अली अमीन गंडापुर के बारे में समझते थे या समझते हैं कि वो फौज के बंदे हैं। अपनी अपनी राय की बात है, आपकी राय हमारे बारे में ये है, उनकी ये है सर। फर्क सिर्फ ये है कि मैं इसके बावजूद समझता हूं कि आप एक बड़े जबरदस्त इंडिपेंडेंट आदमी हैं, आप बहुत जबरदस्त सहाफी हैं, और उन चंद लोगों में हैं जिनको अगर आपने पाकिस्तान में सियासत समझनी है तो रऊफ क्लासरा से आपको सख्त इख्तलाफ भी हो तो आपने सुनना है। अब मुझे तो समझ नहीं आ मेरे रहा में और उसकी अप्रोच में ये फर्क है। अब आपकी पहली बात ठीक थी या ये वाली ठीक है, पहले तो ये बताएं। नहीं, आपका शो मेरी नजर में प्रो गवर्नमेंट है, लेकिन आपकी जो इंटेग्रिटी है, ये ओपिनियन आपने कोई प्रो गवर्नमेंट को जबरदस्ती तो नहीं बनाई हुई। मैं सियासी राय आपकी तरह ही देता हूं, अगर आप मेरे शो दे, आपकी मेरी राय बड़ी सारी मिलती है, मैं आपको किसी वक्त आपकी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मेरा और आपका बड़ा इत्तेफाक है। मीडिया के ऊपर देखें ना, मेरा भाइयों की तरह है सोहेल उड़ाइज, मेरे भाइयों की तरह आप, लेकिन आप जो आप हमारी मीडिया पे तनकीद करते हैं, मैं आपसे कभी भी इत्तेफाक नहीं करता। सालों से मेरी और आपकी लड़ाई और जारी रहेगी। अच्छा नहीं, मैं और बात कह रहा हूँ, आप अगर मेरे पॉलिटिकल मेरे व्यूज अगर सुनते हैं ना, अगर आप शोज में पीटीआई पे जो आप तनकीद करते हैं, मैं कहता हूँ मेरा ख्याल है मेरे और आपके 19-20 ख्यालात सेम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमारे शो नहीं देखते। आपकी मेरी राय इन सियासी इश्यूज पे पीटीआई के हवाले से 100% मिलती है। मैं भी एग्जैक्टली यही बातें करता हूँ जो आपने की। जी सर, इस पे मिलते नहीं। 90% तो मेरी और आपकी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक व्यू है, हमारा पॉलिटिकल व्यू एक है हमारा, लेकिन 10% पे इख्तलाफ है, होना भी चाहिए। इख्तलाफ भी होता है, इसमें क्या है, इतना होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। चल जी जी पूछ। जी फवाद ये बताइएगा कि जो भी आपने बातें की, रबिया से मेरा 40% पे रबिया से जो है वो मेरा इख्तलाफ है, इसकी कोई बात पे मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता। शुक्र है फवाद। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये इस वक्त कौन पार्टी में आपको ऐसा लगता है कि जो सेंस डाल सकेगा खान साहब से जब बात करेगा या मुलाकात करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो ऐसा लगता है पूरी पार्टी को ही जो है वो गद्दार हैं, वो जो है दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं। आपने देखा जो एनडीयू में जिन्होंने शराकत की उनके हवाले से जो है वो क्या बातें सामने आई। तो कौन ऐसा बंदा आपको नजर आता है जिसमें खुद भी जो है वो इस सोच का मालिक है, जो सोच आप रखते हैं कि मफाहमत की तरफ जो है वो जाना चाहिए, और जिसकी बातों का असर भी जो है वो खान साहब पर हो जाएगा? अभी फिलहाल तो जो खान साहब का ट्वीट सामने आया है या जो इंस्ट्रक्शन सामने आई है, उसमें तो ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सलमान अकरम राजा ही जो है वो रह गए। वो तो सलमान राजा ने जो जाके कहा या ट्वीट लिखवाई वो तो उन्होंने वही लग दी ना, उसको इशू नहीं है। देखिए मेरी नजर में जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें हमारी जो बात हुई गवर्नमेंट के लोगों से भी, पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी जो मुलाकात हुई तो मैंने शाह साहब से जाके ये कहा कि अगर आप अकेले बाहर आएंगे ये सारे आपको गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। सो हमारी जो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि अगर आप मेहरबानी करें और पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं, आप कोट लखपत के 5 लोगों को रिलीफ दें। मेरे ख्याल में अगर आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थोड़ा बेहतर होता है तो ये जो एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, और इसरा साहब भी उनको जानते हैं करीबी जानते हैं, वो बड़े सेंसिबल लोग हैं। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जो कि पीटीआई की तरफ से कोई सेंसिबल बात इमरान खान से मनवा सकते हैं और हुकूमत से बात कर सकते हैं। जो बाहर ये जो लोग हैं ना, जो अभी की लीडरशिप है, देखो ये तो हादसाती तौर पे आ गए हैं, ना ये किसी को जानते हैं ना इनको कोई जानता है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुझे खुद कहा कि ये सारे तो अंडर 19 के प्लेयर हैं, इनसे हम क्या बात करें। तो ये लोग तो जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल के इस काबिल हैं कि इनसे बात हो सके अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड। देखो अगर मैं गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरा इंटरेस्ट ये है टेम्परेचर नीचे हो, इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आए, इस मुल्क में कोई लगे कि नॉर्मल मुल्क चल रहा है। हर वक्त हुकूमत खुद ही अगर अलाव जलाई रखेगी तो नुकसान किसको होगा। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ये जो कोट लखपत के लोग हैं, अगर अडयाला को भी वो नहीं देखना चाहते वो ना देखें, कोट लखपत के लोगों को रिलीफ दें और वहां से एक सिलसिला। आप भी ये कह रहे हैं कि पहले कोट लखपत के जो 4 कैदी हैं उनको रिहा करें, खान साहब का बाद में देख लेंगे। 5 सॉरी, इसलिए कि देखें वो जो 5 लोग हैं
वो इस पोजीशन में होंगे कि वो खान साहब से बात मनवा सकेंगे, वो गद्दार डिक्लेयर नहीं हो सकते। 3 साल उन्होंने कैद काटी है, क्या मुश्किलें उन्होंने सही हैं। अगर वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, एंड आई नो कि वो बड़े सेंसिबल लोग हैं, और वो भी उनके जो ख्यालात हैं हमारे सोशल मीडिया को लेके, हमारी एटीट्यूड को लेके, वो एग्जैक्टली वही हैं जो मैं और आप बात कर रहे यानी हैं। फवाद और भाई, उनको आपने अगर कहा कि उनको गद्दार नहीं डिक्लेयर करेंगे, जो एमएनएस थे उनके, जो मारें खाई हैं, जिन्होंने उनके लिए कैदें भुगती हैं, सब आप जैसे लोगों ने, बाकी जो आज एमएनए 6-7 हैं, उन्होंने आवाज उठाई। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को तो मैं कौमी असम्बली में खुद देखता रहा हूँ कितने लड़ते रहते हैं खान साहब के लिए। अगर खान साहब ने उनको आज ये गद्दार डिक्लेयर कर दिया तो बाकी किसी को करने में कितनी देर लगती है, अगर खान साहब को महसूस होगा कि मेरे एजेंडे के तहत या मेरा विजन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, विजन तो खान साहब ने दे दिया ना। विजन तो ये है कि जी आप एक आपने अगर आप देखिए, जो बाहर बैठे हुए लोगों की जो तमन्नाएं हैं ना, वो पॉलिटिक्स से पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो फिर उन्हें कोई आईआरए बनानी पड़ेगी, या वो जाके कोई चे गवेरा को हायर कर लें, वो कर लें। वो सियासत तो नहीं कर सकते वैसे जिस उनका किस्म की ट्वीट जो उमंगियां इसी तरह का नहीं, उनकी। आज वाला ट्वीट फवाद भी इसी तरह का नहीं है जो उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को भी कहा है, बाकियों को भी कहा है। तो चे गवारा आईआरए टाइप ही लगा है आज, हाँ, आपको नहीं लगता ऐसा? मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप एक शख्स को महीना आइसोलेशन में 9x12 के सेल में रख देंगे, और उसके बाद बाहर जाके उसको ब्रीफिंग भी इस तरह की मिलेगी, तो वो क्या बात नहीं, करेगा? आपको याद होगा फवाद भी, तो आप भी अदालत जाते थे, खान साहब जब वो मुसलसल मिलते थे, अदालतों में आते थे, रोज मीडिया को मिलते थे, तो खान साहब और बुशरा साहबा की लैंग्वेज 19-20 इसी वक्त होती थी, इसी तरह की थ्रेट्स होती थी। बुशरा साहब ने कहा, नाम लेती होती थी उस वक्त, नदीम अंजुम को, हम इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो वही कातिल होंगे, जनरल साहब का, डीजीसी का, वो तो उस ओपनली उस वक्त तो मुलाकातें भी होती थी, आते भी थे, इससे ज्यादा सख्त बातें होती थी उस वक्त, आइसोलेशन नहीं थी। नहीं, नहीं, आइसोलेशन ही होती है। 3 साल की कैद, 2 साल की कैद बड़ी ज्यादा, बहुत अपना है। मैं 7 महीने रहा हूँ। ये और जिस किस्म की ये कैद में तन्हाई में रखते हैं, और वो बाद में बड़ी मुश्किल मरहला हो जाता है। मेरे ख्याल के अंदर खान साहब के साथ जो लोग जिनका एक्सेस है, वो एक तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई बात इमरान खान से कर सकें। क्योंकि देखिए ना, ये जो सारे लोग हैं इस नहीं वक्त, फवाद भाई, गौहर हो आपने भी गए, तो बातें की, तो अभी तो आपकी नहीं सुनी गई। चले, आपने तो बात की ना, अगस्त में मुलाकात हुई, आपने भी समझाया, खान साहब ने नहीं समझी, तो नहीं, बाकियों का नहीं, क्या कसूर है सर? देखिए, मेरे ख्याल के अंदर अगर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर नीचे आए, उसको आप ये कोट लखपत के लोगों को, गुजरांवाला के लोगों को रिलीफ दें, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नीचे आता है, तो खान साहब से बात हो सकती है। इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। जी, बहुत शुक्रिया बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क में सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जो है वो हम बात करेंगे ख़जाना कमेटी के हवाले से, और वहाँ पर क्या हुआ। क्लासरा साहब जो है वो भी मौजूद थे, वो भी कुछ डिटेल्स बताएंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे साथ जो है वो अली कासिम गिलानी जो है वो भी मौजूद होंगे, जिन्होंने कुछ इशूज़ उठाए मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस के हवाले से। सी यू आफ्टर शो। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। ख़जाना कमेटी का इजलास था, और इस पे जो है वो काफ़ी सारे इशूज़ जो है वो उठाए गए। एक इशू जो कौमी असेंबली अली कासिम गिलानी ने उठाया, उस हवाले से बात कर लेते हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अली कासिम गिलानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। जी अली, बताइएगा, आपने जो इशू उठाया मोबाइल फोन्स पर भारी टैक्सों के हवाले से, जो है वो मामला आपने आज उठाया खजाना कमेटी में, क्या इशू था, इस पे क्या रिस्पांस आया, प्लीज थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। आज मीटिंग थी जी फाइनेंस कमेटी की, जिसमें चेयरमैन एफपीआर और चेयरमैन पीटीए ने हमारी रेजोल्यूशन के ऊपर ब्रीफिंग देनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन एफपीआर नहीं आ सके, बट चेयरमैन पीटीए वाज देयर। और जब मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने अपने कंसर्न से कमेटी को आगाह किया है अबाउट द एक्सेसिव टैक्सेशन रिजीम ऑन मोबाइल फोन्स, जिससे अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और जो डिजिटल पाकिस्तान का एक एजेंडा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना डिजिटल पाकिस्तान का एजेंडा है, उसमें रुकावट पैदा हो रही है, और आवाम तक जो अच्छी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है उसकी रसाई मुश्किल है। बिकॉज जो टैक्सेस हैं मोबाइल फोन्स के ऊपर, वो 60% ऑफ द प्राइस है ऑफ द मोबाइल फोन। तो वो हम समझते हैं कि वो
इर्रेशनल है और नामुनासिब है। और मुझे बड़ी खुशी हुई मीटिंग में जब चेयरमैन पीटीए ने ये बताया ऑनरेबल मेंबर्स को कि पीटीए जो है वो तो इस टैक्स के खिलाफ है और उनका सिर्फ नाम बदनाम होता है बिकॉज दिस टैक्स इज कॉल्ड पीटीए टैक्स। अदरवाइज ये टैक्स क्योंकि एफपीआर की तरफ से लगाया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ टैक्सेशन के हवाले से हमारे कंसर्न्स नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके ऊपर भी काफी लोगों को प्रॉब्लम्स दरपेश होती हैं। तो आई वांटेड के पीटीए साइड जो है उसकी तरफ से भी हमें क्लियर एक जवाब आ जाता उनकी तरफ से। बट अब ये मीटिंग जो है क्योंकि चेयरमैन एफपीआर नहीं आए थे और हमारा मेजर कंसर्न उन्हीं के साथ है, तो अब ये पोस्टपोन की गई है 9 दिसंबर को। अब इंशाल्लाह ताला ये मैटर दोबारा से कमेटी टेकअप करेगी। जी ठीक है। अब अली, लेकिन ये जो टैक्सेस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये इंपोर्टेड फोन्स हैं जिन पे ये टैक्सेस लगते हैं, एम आई राइट? इसी हवाले जी, तो इसी हवाले से आप बात करें जिसको रजिस्ट्रेशन के साथ एक्चुअली जो है वो जोड़ दिया गया है कि इसको रजिस्टर आप अगर करवाना है तो आपको जो है वो ये टैक्स देना पड़ेगा और फिर आपका फ़ोन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज़ इट। तो ये बेसिक मसला तो आई थिंक जाहिर है एफबीआर का ही है, उन्हीं की तरफ से जो है ये टैक्स लगाया गया है। जी लेकिन आई वुड जस्ट टेक 60 सेकंड्स मोर। अगर आप अपना फोन आज खरीदें जो कि लेटेस्ट फोन है 17 प्रो मैक्स, उसके ऊपर 2,48,000 रुपए पीटीए का टैक्स है। और अगर खुदा ना खास्ता कल आप बाहर जाएं और कोई बंदा गन पॉइंट पे आपसे आपका फोन छीन ले, तो देयर इज नो अदर वे कि आपका जो भरा हुआ टैक्स है वो नए फोन की डिवाइस के साथ मुंसलिक हो जाए। तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है। क्योंकि जाहिर है अगर रियासत हमारे से टैक्स ले रही है तो रियासत की भी एक जिम्मेवारी है कि वो हमारे जान माल की तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी रियासत जो है वो मेरे मोबाइल फ़ोन का भी तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। और ज़्यादातर जिस भी थाने में आप चली जाएं वहाँ पर मेजॉरिटी केसेस जो होंगे वो मोबाइल फ़ोन थेफ्ट के होंगे। और उन सब लोगों को जो है ये मुश्किल आती है जिनका मोबाइल चोरी हो जाए या गिर के टूट जाए। थर्डली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ये उनका भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो 40 अरब डॉलर हमें रेमिटेंस भेज रहे हैं और हम उनको एक फोन भी किसी रिश्तेदार या दोस्त के लिए साथ नहीं लाने देते। ये एक तो ये प्रॉब्लम है, एंगल है। जो एफपीआर साइड पे एंगल है वो कई टैक्सेस मोबाइल फोन की मद में एफपीआर हमसे ले रहा है, जिसमें से एक फॉर एग्जाम्पल विद होल्डिंग टैक्स है। और ये वो विद होल्डिंग टैक्स होता है जब आप एंड ऑफ द ईयर अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आप गवर्नमेंट से रिक्लेम करते हैं। लेकिन जो पीटीए का टैक्स है वो आप रिक्लेम भी नहीं कर सकते इवन इफ इट्स विद होल्डिंग टैक्स। जी अच्छा अली, ये बताइएगा आज आपने बड़ी मुश्किल से आपको इजाज़त मिली, क्योंकि एजेंडा अहम था, लेकिन मेरा ख्याल चेयरमैन साहब जो है आपकी कमेटी के बहुत जल्दी में थे वो वाइंड अप करने में, बड़ा लड़ भिड़ के आपको टाइम लेना पड़ा है। हालांकि इतना अवामी इशू है, इतना अहम इशू है जिसपे पूरे पाकिस्तान के लोग देखते हैं। ये यूजली तौर पर हमने देखा है कि नवाज लीग या पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब के दौर जो 3.5 साल रहा उस पर हर चीज़ में वो खामी निकालते हैं। अब मुझे वो उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं उनका 3.5 साल का दौर जो था सबसे ख़राब दौर था, फला बला बला बला। लेकिन उनके दौर का लगा हुआ पीटीए टैक्स जो है 2019 में लगाया था खान साहब ने या बाद में, उसको तो मेंटेन रखा हुआ है आपकी हुकूमत ने। आप भी हुकूमत में बैठे हुए हैं सर, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी क्या वजह है? खान साहब का दौर हुकूमत अच्छा नहीं था, खान साहब के दौर के लगे हुए टैक्स बड़े अच्छे हैं सर। ये उन्हीं का टैक्स है सर, उन्हीं के दौर का। एग्जैक्टली क्लासर साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। ये 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया था और इस गवर्नमेंट ने आकर उसमें इजाफा ही किया है, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। बट हैविंग सेड दैट, मैं अभी भी पुरउम्मीद हूँ कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी उनकी मेहरबानी है, उन्होंने एजेंडे पे डलवाया, हम आए और एक कम से कम कोई रियलाइजेशन तो एफबीआर को और बाकी गवर्नमेंट के इदारों को जरूर हुई होगी। और मैं पुरुमीद हूं जब तक चेयरमैन एफबीआर, हालांकि मुझे काफी लोगों ने सॉरी अली बात काट रहा हूं, आप भी समझते हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, इफेक्टिवली आप बड़ा वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये फैसला कोई चेयरमैन एफबीआर ने तो नहीं करना कि टैक्स हमने कम करना है, हमने ख़त्म करना है। ये फैसला जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और वजीर आजम ने करना है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब आप गुफ्तगू करने लगे
जिन्होंने फैसला करना है वो तो उठ के चले गए, उनकी अदम मौजूदगी में सारा आपने केसेट टेकअप किया, मैं वहां पे मौजूद था। आप जब स्ट्रेस जी करते हैं उन पे, ये मैं कई दफा सुन चुका हूँ राशिद लंगड़ियाल साहब को, अक्सर ये बात और भी इश्यूज पे होती है, तो वो कहते हैं भाई आप पार्लियामेंट हैं, आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपको जाए पार्लियामेंट में बिल मूव करें, अमेंडमेंट करवाएं, आज खत्म करवा दें। आपने कोई बिल मूव करने की कोशिश की है? प्राइवेट मेंबर डे पे लें, अपने साथ एमएनएज और मिलवाएं और इसको लेकर आए, मंगल वाले दिन पेश करें। हाँ, ये तो मतलब इसमें उसका चूंकि चेयरमैन एफबीआर का इसे क्या काम है सर? उसने फैसला तो नहीं क्योंकि करना। क्लासा साहब ये अगर ये टैक्स का मामला है और टैक्स का जो भी मामला होता है वो मनी बिल कहलाता है, और मनी बिल जो है वो हम प्राइवेट मेंबर्स नहीं लेके आ सकते, वो मनी बिल गवर्नमेंट का ही होता है। तो हमने ये साहब सही फरमा रहे हैं, हमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये कन्विंस करने की जरूरत है कि ये जो एक्सेसिव टैक्स पीटीए के ऊपर है, इससे लोगों को और हमारी इकोनॉमी को भी और हमारे डिजिटल पाकिस्तान के एजेंडे को भी नुकसान पहुंच रहा है। और इंशाल्लाह ताला आई एम कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू कन्विंस प्राइम मिनिस्टर साहब एंड द फाइनेंस मिनिस्टर कि इसमें शेड्यूल 9 के ये बजाय बताएं, इसको आप कह रहे हैं शेड्यूल हम 8 में ले आए। आप कह रहे हैं हम उनको कन्विंस कर लें, जब आप उनको पता था औरंगजेब साहब को कि एजेंडे पे है, आप एजेंडे पे बात करने लगे, जी वो तो उठ के चले गए। उनका तो फैसला हो गया कि भाई साहब डैम के यार हमें तो कोई आपसे परवाह नहीं, आपने जो 4-5 मिनट बात करने आप कर लें, मीडिया वाले कर लेंगे, हम तो नहीं करते। वो तो आपको औरंगजेब साहब उठ के चले गए, उन्होंने तो आपकी बात ही नहीं सुनी वहां पे। आई वुड स्टिल गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि जाहिर है उनको ये पता था कि एफपीआर की 2 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और उन्होंने कोई जवाब भी लेके आए हैं। तो लास्टली आई मुझे थिंक ये वो बताइएगा, हाँ ये जी फैसला किसने करना है? चेयरमैन एफबीआर या उनके 2 मेंबरों ने करना है कि टैक्स खत्म करेंगे या कम करेंगे, या ये फाइनेंस मिनिस्टर और ये प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने फैसला करना है? सर आपका क्या ख्याल है? 1% पूछा जाए, लंगड़ियाल साहब के हाथ में है या मैं औरंगजेब साहब या शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है? नहीं, ये इस मैटर को हमें एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब ही उठाने की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला मैं इस मैटर को प्राइम मिनिस्टर साहब तक लेके जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। थैंक यू सो मच। अली कासिम गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।